वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका एक बार दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे आपको दो खुशखबरी देने के लिए आए हैं। पहली खुशखबरी ये कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी घोषित हो चुकी है, जिसके अनुमान था कि 32,000 वैकेंसीज आएगी, लेकिन 32,000 से बढ़ा करके 58,000 पदों से ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई है। दूसरी खुशखबरी ये कि आपको इसकी पूरी तैयारी आपके इसी फेवरेट चैनल पे द एम्प्लॉयमेंट क्लास पे करवाई जाएगी। जो बच्चे नए हैं उनको हमारे बारे पता चलेगा, लेकिन जो बच्चे मुझे जान रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अब हम लोग पूरी तरीके से डिजिटलाइज इस स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। एक बेहतरीन सिस्टम के साथ, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक चैनल, एक डेडिकेशन के साथ जो आपकी तैयारी में आपके अंतिम चरण तक, आपके पायदान तक खड़ी रहेगी, साथ देगी। तो आइए आज हम लोग इस रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या योग्यता है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे होगी, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से अपने कंप्लीट तैयारी को खत्म करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह का परेशानी ना हो और एग्जाम एक अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि रेलवे ग्रुप डी की एक सौगात आई है 2025 में आपको नए नए साल में, जिसमें 58,000 पदों के साथ ये वैकेंसीज आ चुकी है। यानी मोटिवेशन करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए इतना ही काफी है कि यहाँ पे पदों की संख्या 32,000 नहीं है जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। यहाँ पे पदों की संख्या 58,000 से अधिक है, 58,000 से ज्यादा है। इसकी योग्यता क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस जानेंगे, संपूर्ण जानकारी देखेंगे इसी चैनल के अंदर कि किस तरह से हमें रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है और इस एग्जाम को एक ही बार में क्रैक करना है। इसकी पूरी जानकारी आइए हम लोग वन बाय वन करके लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप सबका दिल से स्वागत है हमारे अपने क्लासेस द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। और यहाँ पे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेलवे ग्रुप डी 2025 भर्ती, जिसकी आपको संपूर्ण जानकारी आज इस चैनल के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो पदों की संख्या है, हमने जैसे आपको बताया कि 58,000 से अधिक है, तो यहाँ पे कुल पदों की संख्या 58,242 है। कितनी है? 58,242। यही आपको ऊर्जा से भरपूर प्रेरणा देने के लिए काफी है, आपको मोटिवेट करने के लिए काफी है कि इतनी बड़ी मात्रा में इस वैकेंसी को निकाला गया है और हमें और आपको मिल करके इसको क्रैक करना है। और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे ताकि आप इस एग्जाम को बहुत आसानी तरीके से, बहुत एक फोकस मेथड के अंदर आप इसको क्रैक कर सकें, है ना। फॉर्म भरने की तिथि क्या है दोस्तों? तो फॉर्म भरने की तिथि है 23 जनवरी 2025। 23 जनवरी 2025 से इस फॉर्म को भरा जाएगा। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन फॉर्म भरने का डेट शुरू होगा उस दिन एक और वीडियो हमारे द्वारा आपको मिलेगा कि फॉर्म किस तरह से भरना है और किस तरह से इस फॉर्म को कंप्लीट करना है ताकि आपकी भर्ती में किसी भी तरह का रुकावट ना हो और आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। तो फॉर्म को कैंसिल नहीं करने के लिए आप जरूर वो वाले वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म को किस तरह से सही ढंग से भरना है रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो फॉर्म ही कैंसिल हो जाता है फॉर्म गलत भरने के कारण। आइए अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इस स्लाइड पे गौर करिएगा, यानी पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या होगा। आपने देख लिया कि वैकेंसी भी है, 58,000 से अधिक है, आपने फॉर्म भी भर दिया, आपने फॉर्म भर करके आगे क्या भाई, तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी आयु 16 साल है, आपकी आयु 17 साल है, क्या आप एग्जाम को दे सकते हैं? नहीं, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम को देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपकी आयु 18 साल कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 साल कम से कम होनी चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो आप अगर 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, या आप अगर आईटीआई पास हैं, आप सर्टिफिकेट है आपके पास आईटीआई का, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, या अगर आप एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होल्डर हैं, एनसीवीटी से आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी इस एग्जाम को 3 तरह के बच्चे दे सकते हैं,
या तो वो 10वीं पास हो, अगर 10वीं पास नहीं है तो आईटीआई पास होने चाहिए, अगर आईटीआई पास नहीं है तो एनसीवीटी का डिप्लोमा, यहां तक 8वीं पास है, केवल 8 क्लास पास किए हुए, केवल 7 क्लास पास किए हुए, लेकिन उनके पास एनसीवीटी के द्वारा डिप्लोमा है, तो भी वो इस एग्जाम को देने में सक्षम है, एलिजिबल है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई ना? यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आप 10वीं पास हैं, ये दोनों नहीं है, एग्जाम दे सकते हैं। आप आईटीआई हैं, एग्जाम दे सकते हैं। आप 10वीं पास नहीं है लेकिन आपके पास एनसीवीटी अप्रूवल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो भी आप एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब आइए आयु संबंधी जानकारी ले लें कि एज लिमिट क्या है रेलवे एनटीपीसी सॉरी रेलवे ग्रुप डी को देने के लिए। आयु संबंधी प्रश्न, आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा यह है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 18 से 36 वर्ष के अंदर अगर होंगे तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी मिनिमम आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और जनरल कैंडिडेट वालों के लिए मैक्सिमम एज 36 साल होनी चाहिए। यह भी एक तरह की खुशखबरी है क्योंकि अब तक जब रेलवे में एग्जाम लिया गया था तो मैक्सिमम एज 33 इयर्स था, लेकिन कोविड 19 के कारण अब हर वैकेंसीज में आपको 3-3 साल का रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ने आपके लिए ये सोचा है कि जो कोविड 19 के कारण आपका जो एक टाइम ड्यूरेशन खराब हुआ उसको ठीक करने के लिए सरकार ने इतनी सोचा कि आपको 3 साल आपको रिबेट दे दिया जाए, आपको छूट दे दिया जाए। तो आपका जो एज अब 18 से 33 नहीं है, 33-34 वाले बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, आपका एज अब 18 से 36 है जनरल कैंडिडेट का। अगर आप ओबीसी में आते हैं, नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तो जो 36 था वो बढ़ा करके 39 हो गया। यानी ओबीसी कैंडिडेट वाले बच्चे देखेंगे कि 18 से 39 इयर्स तक अब एज हो गया रेलवे ग्रुप डी देने का। और जो बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, एसटी एससी कैंडिडेट वाले बच्चे, वो इस बात को देखेंगे 18 से 41 वर्ष तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी एज में भी बहुत अच्छी से इसमें छूट दिया गया है, किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं है कि कोई भी बच्चा यहाँ पे एग्जाम दे सकता है, चाहे वो जनरल है उनको भी छूट है, अगर ओबीसी है उनको भी छूट है, एसटी एससी है उनको भी छूट है। यानी हर तरह के कैंडिडेट्स को यहाँ पे छूट देखने को आरआरबी ग्रुप डी के वैकेंसीज में देखने को मिला है। अगर आगे बात करें तो आइए समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसको समझ लेते हैं हम लोग, है ना, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का। तो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो परीक्षा सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपको हमारे एप्लीकेशन के द्वारा बहुत अच्छे से पता चलेगा। यानी हमारे एप्लीकेशन में वो जो टेस्ट का मॉड्यूल बना रहेगा वो प्योर रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग भी बना रहेगा। यानी जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करेंगे वो हमारे एप्लीकेशन में जाकर के जब टेस्ट देंगे तो वो उसी प्रारूप में, उसी पैटर्न पे ही रहेगा जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम होगा। तो ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो, कोई नयापन एग्जाम के अंदर नहीं लगे कि क्वेश्चन इस तरह से दिखते हैं सीबीटी में, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, सीबीटी पे है। परीक्षा का जो समय है वह है आपके लिए 1.5 घंटा यानी 90 मिनट का। अगर आप पीडब्ल्यू उम्मीदवार हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि अगर आप जनरल कैंडिडेट है यानी अगर आप किसी भी तरह का विकलांगता में नहीं आते तो आपको केवल 90 मिनट में हल करना, और 90 मिनट काफी है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को हल करने के लिए। उसके बाद अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो 100 प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी अगर आप गलत करते हैं तो 3 उत्तर में से 1 उत्तर को काट दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो 3 सही उत्तर में से 1 उत्तर को काट दिया जाएगा। ये 1/3 का मॉड्यूल हमेशा से रहा है रेलवे के अंदर। प्रश्नों का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस पढ़ना है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। अच्छा, अगर हम लोग बात करें जनरल साइंस से तो 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोग बात करें आपके सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से तो 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस से, यानी अगर हम लोग बात करें आपको यहाँ पे जीएस से, तो जीएस से देखिए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएस से जो आपको क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं, जीएस से जो आपको क्वेश्चन आते हुए दिख रहे हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है जीएस से? 20 क्वेश्चन है। तो इस तरह से इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो, है ना।
एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैथ से बात करें तो 25 क्वेश्चन हो गया, जीएस से बात करें, साइंस से बात करें तो 25 क्वेश्चन हो गया, अगर रीजनिंग से बात करें तो 30 क्वेश्चन हो गया, और जनरल अवेयरनेस से बात करें तो 20 क्वेश्चन हो गया। इस पे करंट अफेयर्स भी होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स को भी देखना है, इस बात को मान के चलेंगे। और करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत कम अच्छे से डिस्क्राइब है रेलवे के अंदर, वो हम लोग देखेंगे, उसी में ही पढ़ना है, उसके एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारा जो पैटर्न है एग्जाम का वो ये पैटर्न है कि इस तरह से वो आपको कंप्लीट करना है। मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में आप इस बात का ध्यान देंगे कि करंट अफेयर्स इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो आइए, एग्जाम भी पास हो गए सर, एग्जाम भी दे दिए, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको एग्जाम के साथ साथ एक और चीज की तैयारी करनी है। वो क्या है बेटा, वो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। यानी आपका शारीरिक परीक्षण भी होगा। आपको यह भी चेक किया जाएगा कि आप फिजिकली एलिजिबल हैं इस काम के लिए, रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम पास करने के लिए या नहीं। यानी पहला बात तो यह है वैकेंसीज कितनी है, क्लियर है, वो सारी बातें क्लियर है। दूसरा बात ये है कि जो हमें रिटन एग्जाम देना है वो समझ में आ गया कि रिटन एग्जाम 90 मिनट का होगा, वो दे देना है। 4 पेपर है, 4 पेपर दे देना है। इंग्लिश छोड़ करके, एसएससी में इंग्लिश आता है, रेलवे में इंग्लिश नहीं आता, बाकी पैटर्न लगभग उसी तरह है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा इधर उधर है, वो क्या इधर उधर है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप रिटन की तैयारी तो करते हैं, रिटन के साथ साथ आपको क्या करना, आपको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की भी तैयारी करनी है, पीईटी की। और यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का पीईटी निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। ये आपको आर्मी या पुलिस का एग्जाम नहीं है, ये उससे बहुत आसान एग्जाम है। तो फिजिकली भी आसान ही पूछा जाएगा। आइए देखते हैं कि फिजिकली में क्या क्या है। तो हमने इसको 2 तरीके से बांटा ताकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं, आप पुरुष उम्मीदवार हैं, मेल कैंडिडेट है तो इधर आपके लिए, महिला कैंडिडेट है तो उधर आपके लिए है। वजन उठाना है आपको। सबसे पहले क्या है, पॉइंट नंबर 1, आपको वजन उठाना है। सर कितना किलो वजन उठाना है, 35 किलो का बोरा मिलेगा, 35 किलो का कट्टा मिलेगा, बोरा मिलेगा, आपको 35 किलो का बोरा उठाना है और 100 मीटर की दूरी तक जाना है। बोरा को आप कंधा पे भी ले सकते हैं, सर पे भी ले सकते हैं, गोद में भी ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बोरा को ले सकते हैं, बस वो बोरा जमीन में गिरना नहीं चाहिए। अगर जमीन में गिर गया एक बार भी तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी वो जो 35 किलो का बोरा होगा आप उसको किसी भी तरीके से उठा सकते हैं, और 35 किलो का जनरली तो आप उठाते ही होंगे, है ना। तो 35 किलो का वजन आपको उठाना है और केवल 100 मीटर, 1 किलोमीटर मत समझ लीजिएगा, 100 मीटर, बस 100 मीटर की दूरी पे आपको जाना है। और वो 100 मीटर की दूरी आपको 2 मिनट में तय करना है। पैदल भी चलिएगा तो तय हो जाएगा, 100 मिनट की दूरी 2 मिनट में, पैदल भी चलिएगा तो तय हो जाएगा। बस रखने का पोजीशन ये है कि जो 35 किलो का बोरा होगा उसको कंधा में रखिएगा, जो आपका मजबूत शोल्डर होगा, तो सबसे आसान तरीका वही है ना, कंधा पे रख के। अच्छा, वजन नीचे नहीं रखना है, हमने वही बताया ना कि वजन आपको जमीन पे नहीं रखना। जब आप 100 मीटर के दूर चले जाइएगा तो वहां पे एक टेबल की तरह कुछ लगा रहेगा, टेबल ही रहेगा, बस टेबल पे जाकर के आराम से रख देना है। यानी 100 मीटर की दूरी आपको 2 मिनट में तय करना और जाकर के उस बोरा को टेबल पे रख देना। बहुत लोग टेबल के बगल में नीचे रख देते हैं तो कैंसिल है ना, कैंसिल। तो इसको ध्यान पे रखना है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका दौड़ भी होगा। जो दौड़ होगा वो 1000 मीटर का, यानी 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। और जो पुरुष कैंडिडेट दौड़ेंगे वो 1000 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, और उनको दौड़ने का जो समय मिलेगा वो 4 मिनट 15 सेकंड मिलेगा। इनफ है, 4 मिनट 15 सेकंड किसी भी स्टूडेंट के दौड़ने के लिए इनफ है। हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन है कि आप उसको डेली प्रैक्टिस में रखें। अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकालना है तो दिन भर पढ़ने के लिए 6-7 घंटा निकालें, 1 घंटा डेली आप मैदान जाइए, मैदान में जाकर के दौड़िए, है ना। तो तभी जाकर के आप वहां पे दौड़ सकते हैं। आसान है दौड़ना, लेकिन किन के लिए, जो रेगुलर है, इस पे हैबिचुअल है, उन्हीं के लिए। दूसरी बात, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार है, तो भी देखिए आपको भी वजन उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे पुरुषों को यहाँ पे 35 किलो उठाना है, महिला कैंडिडेट को यहाँ पे 20 किलो वजन उठाना है, उसी तरह से कंधे पे उठाना आपको आसान होगा। दूरी आपके लिए भी सेम है, 100 मीटर की दूरी। समय आपके लिए भी सेम है, 2 मिनट का समय। बस यहाँ पे वजन कम कर दिया गया। वजन इसलिए कम कर दिया गया कि महिला का वजन पुरुष के वजन के अनुपात में कम होता है, ठीक है। और दौड़ पे जहां पे बात करते हैं तो आपको भी 1000 मीटर दौड़ना है, लेकिन जैसे पुरुषों का समय
4 मिनट 15 सेकंड है, महिलाओं का समय 5 मिनट 40 सेकंड है। पुरुषों का समय 4 मिनट 15 सेकंड है, तो महिलाओं का समय 5 मिनट 40 सेकंड है। अगर आप ये करते हैं तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास हो गए। दो ही चीजें, वजन उठाना और दौड़ना, दो वजन उठाना और दौड़ना। आगे की बात करें तो चलिए देखते हैं कि आगे अब इस पोजीशन में क्या है। तो आगे देखते हैं कि रेलवे में और आगे हम लोगों को क्या चीज करना है भाई। तो रेलवे ग्रुप डी का अब जरा सिलेबस देख लिया जाए, सिलेबस देख लिया जाए। तो यहां तक हम लोगों ने क्या समझा, यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि हमको दौड़ना भी है, हमको एग्जाम भी देना है। लेकिन जब एग्जाम देना है तो एग्जाम में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए हम लोग सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सिलेबस के ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिलेबस ये है आपका, सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स का, गणित का। गणित का सबसे पहले बात करते हैं। तो गणित में सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है हमको, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो हम आपको इतना जबरदस्त पढ़ा सकते हैं, इतना अच्छा और इतना आसान कॉन्सेप्ट से पढ़ा सकते हैं कि आप जरूर क्लास करने के बाद इस बात को सोचिएगा कि आज तक कोई ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया, आज तक कोई ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया। आप जरूर इस बात को सोच सकते हैं। इतने अच्छे से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम को। यहीं से शुरुआत होगी मैथमेटिक्स की, है ना, रेलवे ग्रुप डी के लिए। उसके बाद नंबर सिस्टम के बाद आपको बॉडमास पढ़ना है। बॉडमास में आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है, जिसमें प्लस माइनस इंटू परसेंटेज डिवीजन ऑफ का बटा सब मिलेगा और उसको हल करना होता है। इसको हल करने के लिए हम एक बहुत लंबा चौड़ा मेथड आपको नहीं बताएंगे जो स्कूल कॉलेज में आप करते थे। इसके लिए हम चाइनीज कैलकुलेशन, डिजिट सम, यूनिटरी मेथड, सेकंड यूनिट मेथड, ये 3-4 तरीके से मॉड्यूल करेंगे। और वो 3-4 तरीके से क्या होगा, एक ऑप्शन मेथड। ये 4-5 तरीके से जब हम आपको बताएंगे तो आप क्या होगा कि बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको मैथ्स में पढ़ना है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव एवं भिन्न। हमने जान करके क्या किया कि सिलेबस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माध्यम इंग्लिश रहा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका माध्यम हिंदी रहा। तो हमारे तरफ से जो आपको नोट्स मिलेगा और जो क्लास में डिस्कशन होगा और जो पीडीएफ मिलेगा वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि किसी को भी एग्जाम पास करने के लिए भाषा का बाधा नहीं हो, लैंग्वेज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पढ़िए, है ना। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टाइम एंड वर्क पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है बेटा, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग चैप्टर है ना। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम पढ़ते हैं, यानी कार्य बराबर क्षमता गुना समय। लेकिन यहाँ पढ़ते हैं हम लोग तो दूरी बराबर चाल गुने समय पढ़ते हैं, या दोनों में अंतर है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आगे बात करें तो लाभ और हानि पढ़ना है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक साथ लिखा हुआ है लेकिन दोनों बहुत अलग है, दोनों बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं, दोनों का प्रिंसिपल्स अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट पढ़ने का पढ़ाने का अलग है हमारा। उसके बाद वर्गमूल पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, एज कैलकुलेशन। ये दोनों जो है ना वो रीजनिंग के सिलेबस है, लेकिन रेलवे क्या करता है कि ये दोनों रीजनिंग के जो पोर्शन है उनको मैथमेटिक्स के अंदर ही डालता है। तो हम लोगों ने भी अपने से कुछ नहीं किया, हमने भी रेलवे के आगे रेलवे के अनुसरण का पालन करते हुए ये दोनों रीजनिंग के पेपर को मैथमेटिक्स के अंदर ही रख करके पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि रेलवे यहाँ ही रखता है। पहला एज कैलकुलेशन और उसके बाद कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर तो हम आपको 6 घंटा पढ़ाएंगे और 6 घंटा के अंदर इस तरह से पढ़ा देंगे कि जीवन में कभी भी कैलेंडर को दोबारा आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ। पानी और टंकी है, पाइप एंड सिस्टर्न, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ज्योमेट्री को आपको अलग पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को आपको अलग पढ़ना है, लेकिन ये दोनों एडवांस मैथ्स है, हमने एक साथ लिख दिया। रेलवे भी एक साथ लिखता है इसलिए एक साथ लिख दिया, लेकिन आपको पढ़ना अलग ही अलग है। उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, जिसमें मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रेलवे एनटीपीसी में तो क्वेश्चन आता ही आता है, रेलवे ग्रुप डी में सिलेबस में है, तो भाई पढ़ने में क्या हर्ज है, हमको पढ़ना ही है ना, कंप्लीट करके जाना है। एक भी
पोर्शन हमको नहीं छोड़ना है, ताकि कोई बहाना नहीं बचे कि एग्जाम में ये कर लेते तो निकल जाता, वो कर लेते तो निकल जाता, सब पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गई मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात। अब आगे अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के बाद, तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं रीजनिंग के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है जरा वो देख लिया जाए ना। तो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है एनालॉजीज, यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा में ज्यादा देखने को मिलते हैं सादृश्य से। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, कि आपको मिसिंग सीरीज दे देगा जिसमें नंबर दे देगा 4 6 7 8 फिलिप्स, या इस प्रकार से एबीसीडी में अल्फाबेट पे भी क्वेश्चन आता है, BOYCAT AWB DWX यानी इस तरह से भी आपको क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में देखने को मिलता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये तो फेवरेट है रेलवे का। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, जैसे बोल देगा घोड़ा गधा कुत्ता मछली, बताइए इसमें क्या अंतर है। वो हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, इतना आसान तो होगा नहीं कि घोड़ा गधा कुत्ता और मछली पूछ देगा, लेकिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस का टॉपिक है, हमको पढ़ना पड़ता है ना। रिलेशनशिप, संबंध के रवि का मोहन से क्या संबंध है, यदि मोहन के पापा और रवि के चाचा आपस में भाई हैं, इस तरह से जो क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साइलोजिज्म से, जंबलिंग से, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पजल, ये भी रेलवे का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे भी क्वेश्चन हमको पढ़ना है। डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, यहाँ बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, हम लोग इसको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ेंगे ताकि आगे कभी इस चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आए। स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन, ये भी हमारा इसी तरह से कुछ सिलेबस है। डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये दोनों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप इसको लिख लेंगे, दिशा और दूरी है ना। तो ये टोटल 16 पोर्शन है जो हमको रीजनिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और ये सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। आपको इसी चैनल के अंदर सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इधर उधर देखें तो जरूर देखें, तो तुलना करेंगे। आप तुलना कैसे करेंगे कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा और जो कहीं और पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हमारे द्वारा कहीं भी नहीं मिलेगा, क्वालिटी आपको A1 मिलेगी। क्योंकि कंटेंट और क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर कोई भी एग्जाम निकाला नहीं जा सकता। आगे बात करते हैं। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में ना, GA एंड CA में। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, GA एंड CA में, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो जितना भी करंट है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, यानी सब नेशनल और इंटरनेशनल आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको जरूर पढ़ना है। नेशनल करंट अफेयर्स भी और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको जरूर पढ़ना है। उसका क्लासेस भी आपको यहीं प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपको क्लास के बाद PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा MCQ के फॉर्म पे, है ना। स्पोर्ट्स एंड कल्चर, खेल और संस्कृति, इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थव्यवस्था, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है जो आपको पढ़ना ही है रेलवे में। MCQ से काम नहीं चलने वाला भैया, यानी अगर पूछिए बाबर कहाँ मरा था और अकबर कहाँ जन्म लिया था, इस तरह का क्वेश्चन MCQ के तरफ पे हम लोग पढ़ करके रेलवे का एग्जाम तो अब नहीं निकाल सकते हैं। वो 20 साल पहले 25 साल पहले का तरीका था, 15 सवाल 20 सवाल किसी चैप्टर का MCQ करने से एग्जाम नहीं निकल सकता। उसके लिए डिटेल्ड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और सिलेबस पढ़ाने वाला इतना मजेदार ढंग से आपको पढ़ाए कि सामने कोई फिल्म चल रही है, सामने कोई मूवी चल रही है, और आपको भी कॉन्सेप्ट एकदम एक एक करके पढ़ करके इतना मजा आ जाए कि आप दूसरे को समझाने में सक्षम हो जाए, तभी तो एग्जाम निकलेगा। आगे बात करें तो जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, साधारण विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ना है। ये देखिए ना, विज्ञान का सिलेबस क्या है, तो जनरल साइंस पढ़ना है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और 10वीं कक्षा तक के ही स्तर के होंगे। ये रेलवे ने साफ साफ कह दिया कि आपको जो साइंस पढ़ना है बहुत एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, 10वां लेवल तक पढ़िए, 7वां 8वां 9वां 10वां को कंप्लीट करिए, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होगा इस यहीं पे। आपको एक्स्ट्रा हेडेक लेने का जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ इतना काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली कंटेंट को देखें, और बेहतरीन नोट्स बनाएं। आपको जो PDF मिलता है उसका भी नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों के भी डिस्कस करें, और जो डाउट आता है वो हमसे पूछें, बस आपको यही काम है, और एग्जाम निकलवाना मेरा काम है।
उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा। सैटेलाइट हो गया, चांद हो गया, मून हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, प्लैनेट हो गया, और जो अभी टेक्नोलॉजी चल रहा है ना, एंड्रॉइड कौन सा वर्जन है, ये सारा भी पूछा जाता है, वहां से भी सवाल आएगा। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व के प्रसिद्ध हस्तियां, यहाँ से भी सवाल होगा। इंपॉर्टेंट डेट से भी सवाल होगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ यूएनओ है ना, यूएनओ कहाँ है, यूएनओ कब बना, यूएनओ संगठन क्या है, यहाँ से भी सवाल होगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो जो आ सकता है। कैपिटल एंड करेंसी, ये बैंकिंग और रेलवे का तो फेवरेट पॉइंट है। कैपिटल एंड करेंसी, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें, और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलें, है ना, और इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि सिलेबस का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस नहीं पता रहेगा ना, तो फिर कोई फायदा नहीं पढ़ाई करके, आपको रोड मैप ही नहीं मिलेगा कि किधर जाना है ना। अब बात करते हैं तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यानी कि कैसे एग्जाम निकलेगा उसकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, परीक्षा के हर विषय को 100% समझें। संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। संपूर्ण सिलेबस का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम गणित के बारे में बात करें, तो गणित में हम एक चैप्टर बताते हैं आपको, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क एसएससी में भी आता है। एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम्स है, सीजीएल से लेकर के एमटीएस तक, है ना। रेलवे में भी आता है, रेलवे के भी बहुत सारे एग्जाम्स है, एनटीपीसी से लेकर के ग्रुप डी तक, एएलपी तक। और इसी प्रकार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस चैप्टर को पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क को। जैसे अगर आप झारखंड से तो जेएसएससी में, अगर आप बिहार से तो बीएसएससी में, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रेलवे पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसएससी की तैयारी करेंगे तो किस तरह का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एसएससी पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। यानी टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ना है, टाइम एंड वर्क में जो टाइप्स एग्जाम्स में आने वाले हैं वो पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एसएससी में थोड़ा एडवांस पूछेगा, यहाँ एडवांस नहीं पूछेगा। आप एडवांस पूछेगा, टाइम बर्बाद होगा, आपको टाइम कहीं और लगाना है, जीएस पे लगाना है, साइंस पे लगाना है। आप ज्योमेट्री के हार्ड हार्ड क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, जो रेलवे में कभी पूछा नहीं जाएगा। तो ज्योमेट्री रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में भी आता। ज्योमेट्री आपको एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस में भी आता, लेकिन एसएससी सीजीएल का ज्योमेट्री रेलवे ग्रुप डी के ज्योमेट्री से अलग होगा। इस बात को समझना है, और ये हम ही आपको समझाएंगे, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। कैमरा यहाँ पे है, लेकिन हम अपने आप को स्क्रीन पे देखते हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि हम आई कांटेक्ट आपसे नहीं कर रहे, लेकिन हमको स्क्रीन पे देख कर हमको सब विजुअलाइज होता है, इसलिए हम वहाँ पे देख रहे हैं, है ना। आगे बात करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ये बोर्ड जो आपको समझा रहा है, जो आपको समझा रहा है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, कि 100% हमको समझना है कि सर जी साइंस पढ़ना है, साइंस में हमको पढ़ना है चैप्टर लाइट का। तो लाइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो सी साइड का पढ़ लेंगे? नहीं, सी साइड का नहीं पढ़ेंगे। रेलवे में लाइट में क्या पूछा गया है आज तक और क्या पूछने की संभावना है, उसको देखते हुए पढ़ेंगे, है ना। आगे बात करते हैं। पिछले प्रश्न पत्र और टेस्ट सीरीज का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना है, और यहां तक कि आपको टेस्ट सीरीज भी हल करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम आपको यहीं हल करवाएंगे, टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्वेश्चंस हमारे द्वारा मिलेगा, आप उसको हल करेंगे। जो डाउट होगा वो डाउट आप हमसे पूछेंगे, हम यहाँ बोर्ड में सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से पढ़ना है, यही आसान तरीका है, यही एग्जाम निकालने का तरीका, इसी से एग्जाम निकलेगा। पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करें, ठीक है सर, पीवाईक्यू करेंगे। नियमित रूप से टेस्ट सीरीज का अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, ये हम आपको ऐप में भी प्रोवाइड करेंगे। और जो डाउट होगा, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, और उस ग्रुप में हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, और उस क्वेश्चन को बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन मनोज कुमार ने पूछा था, मनोज कुमार से नहीं बना था। आइए देखते हैं मनोज कुमार को समझाने के लिए आसान आसान तरीका, ठीक है। समय प्रबंधन,
टाइम मैनेजमेंट के एक बना एग्जाम नहीं निकलेगा। दिन भर पढ़ाई का शेड्यूल बनाए, दिन भर पढ़ाई का शेड्यूल का मतलब दिन भर नहीं पढ़े, दिन भर में कब कब पढ़ना है उसका शेड्यूल बना ले। 6 से 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं? झूठ क्यों बोलेंगे 2 घंटा में हो जाएगा? 6 से 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई का शेड्यूल बनाए, हर विषय को समय दें। जो भी विषय हम लोगों ने देखा वो सारे विषय को समय देना। ऐसा नहीं कि आज मैथ्स पढ़ रहे थे तो केवल मैथ्स, आज रीजनिंग है तो केवल रीजनिंग, आज करंट है तो केवल करंट, ऐसे काम नहीं चलेगा। हर विषय को प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके देना होगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं आया है, यानी आपने कभी पहले स्केड्यूल नहीं बनाया, रूटीन नहीं बनाया, और रूटीन बनाते हैं तो रूटीन पे फेल हो जाते हैं, तो आप अपना दिनचर्या मेरे को भेजें। आपके दिनचर्या के अनुसार हम रूटीन बना करके देंगे और आप उसको फॉलो करें। कम से कम आप बना नहीं पा रहे हो तो फॉलो तो कर लोगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ महत्वपूर्ण नोट्स और फॉर्मूला। जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नोट्स है इसको नोट करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको नोट करना चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से हम लोग डायरी रखेंगे। एक अलग से हम लोग डायरी रखेंगे और डायरी में आप उसको नोट करेंगे, है ना? जो आपको इंपॉर्टेंट होगा वो उसको आप नोट करते चलेंगे, ताकि एग्जाम के वक्त आपका क्विक कैप्सूल बन जाए। आप उसको तैयारी को से पहले देख लें और उनको बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब आपने डायरी में डाला या तो वह बहुत इंपॉर्टेंट होगा या तो आप उसमें फंसते होंगे। आप जिसमें बार बार फंसते होंगे और जो आपके लिए बार बार इंपॉर्टेंट होगा आप उसी को दोहराइएगा डायरी के अंदर। ठीक है, उसको आप कैप्सूल बनाइएगा। रोजाना 7 से 8 घंटा पढ़ाई करें। 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं, कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना ही है। डाउट्स क्लियरिंग सेशन, हाँ भैया यही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है, वो तो एग्जाम में भी आएगा। लेकिन जो नहीं आता वो तो डाउट है, और डाउट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन, हर प्रश्न और डाउट को तुरंत हल करें। यानी किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो उसको रहने नहीं दो, उसको हल करो। हल नहीं हो रहा है मेरे को भेजो, मेरे को भेजो सर ये क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, कर दीजिए ना, हम तुम्हारे लिए हल करेंगे। हम देखेंगे इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है और तुमको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको क्वेश्चन को केवल मेरे पास भेज देना। एक दिन के अंदर तुमको तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक दिन के अंदर तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जो भी डाउट होगा उसको बता देंगे और एक्सप्लेन करके बताएंगे, बहुत अच्छे से समझा करके बताएंगे, ताकि दोबारा उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस पॉइंट्स पे डाउट नहीं क्रिएट हो। खुद को भ्रमित नहीं होने देना। बहुत सारा दिमाग में कुरफात आएगा कि अरे यार एग्जाम दें, छोड़ो अभी चाय पीने जाते हैं, इस तरह का। तो खुद को भ्रमित नहीं होने देना। और उसके लिए ये पॉइंट तुम्हारे लिए है कि परीक्षा तक किसी प्रकार के भटकाव में नहीं आना। भटकना नहीं है, बहुत भटक गए, बहुत इधर उधर चले गए, एग्जाम तक अपने आप को भटकने नहीं देना, अपने आप को पकड़ के रखना, टिका के रखना और पॉजिटिव रहना और लगातार पढ़ाई करना। यही कुंजी है, यही की है, ये की हमने लिखा ना, ये है की, ये है की, है ना? परीक्षा तक किसी प्रकार के भटकाव में ना आना और पॉजिटिव रहना और लगातार पढ़ना। एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा, है ना? पास हो जाओगे। संपूर्ण सामग्री उपलब्ध। यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ हम इसको करते हैं, देखो संपूर्ण सामग्री, यानी जो भी आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए होगा, जो भी आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए होगा, वो इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस क्लास आपको हमारे द्वारा कंप्लीट दिया जाएगा। आपको इधर उधर परचेज करने का जरूरत नहीं है। ये बुक ले लिए, वो बुक ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बुक लेना है तो हम बता देते हैं, स्पीडी का जीएस और साइंस, बस बस स्पीडी का जीएस और साइंस। मैथ्स का कोई किताब आपको काम नहीं आएगा, हम काम आएंगे। रीजनिंग का कोई किताब आपको काम नहीं आएगा, हम काम आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो मत लो, क्योंकि उसको भी तैयारी हम करवा देंगे। मेरे पास किताब का ढेर है, हम आपको करवा देंगे। एप्लीकेशन में मेरे आपको ई बुक हम दे देंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको ई बुक मेरे द्वारा मिल जाएगा, नोट्स मेरे द्वारा मिल जाएगा, पीडीएफ मेरे द्वारा मिल जाएगा। ये भी हम बोल रहे हैं रिविजन करने के लिए, ये भी हम सिर्फ बोल रहे हैं कि जो हम पढ़ाएंगे उसको रिवाइज करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है ना, हम लोग के लिए। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए
अपने संस्थान के बारे, अपने एम्प्लॉयमेंट क्लास के बारे हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। बात ये है कि आज से हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्लास का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट स्टूडियो के साथ। ऐसे नहीं, कंप्लीट स्टूडियो के साथ, है ना। यानी बेहतरीन सिस्टम के साथ, बेहतरीन कैमरा के साथ, बेहतरीन पैनल के साथ, बेहतरीन लाइटनिंग के साथ, बेहतरीन सीपीयू के साथ, बेहतरीन मॉनिटर के साथ, एक कंप्लीट बेहतरीन स्टूडियो के साथ आपको पढ़ाने की आज शुरुआत हो रही है द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। लेकिन हम टीचर बहुत पुराने हैं, सिस्टम नया है। ठीक होगी बात, है ना। जोहार, हम लोग झारखंड से भाई, तो हम लोग किसी को वेलकम करते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स करते हैं, तो हम लोग उसके लिए जोहार बोलते हैं। जोहार हमारा अपना वेलकम ग्रीटिंग्स है झारखंड से। जोहार विद्यार्थियों, हमारे द एम्प्लॉयमेंट क्लास यूट्यूब चैनल पे आपको रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और झारखंड दरोगा एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। यानी जो भी जनरल कंपटीशन की क्लासेस होगी, वो क्लासेस आपको द एम्प्लॉयमेंट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है। चाहे वो अभी की बात करें रिसेंट में, तो रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी और झारखंड दरोगा, और खिचड़ी नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, सबका अलग अलग आपको कंटेंट मिलेगा, सबका अलग अलग नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका अलग अलग रहेगा, मॉक टेस्ट सबका अलग अलग रहेगा, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस है उसी के अनुसार, है ना। आगे बात करें तो आपको कहीं भी पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आप मन बनाए हुए हैं कि पेड बैच लेना है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सभी जरूरी सामग्री, कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट उपलब्ध कराएंगे। हम आपको सब उपलब्ध कराएंगे। और अगर आप कहीं ले चुके हैं, पेड बैच आप ले चुके हैं, तो आप केवल कंपेयर करिएगा कि जो पेड बैच आप ले चुके हैं और जो आप द एम्प्लॉयमेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, उस पर फ़र्क कितना है। क्वालिटी और कंटेंट और कॉन्सेप्ट में कहीं से भी हम आपके लिए कम नहीं होंगे। हम वही तैयारी करवाएंगे और उसी प्रकार से मेहनत करेंगे और उसी तरीके से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए, है ना। तो ये आपको वादा है हमारा। द एम्प्लॉयमेंट क्लास में हम आपके सहयोग और सुझाव का स्वागत करते हैं। क्लास लेते लेते हम लोग बहुत रिजिड नहीं है। आप कुछ सहयोग दीजिएगा, आप कुछ सुझाव कीजिएगा, तो उसका स्वागत है। अगर आप बताइएगा कि सर इस तरह से क्लास होनी चाहिए, इस तरह से पढ़ाई और होना चाहिए, और ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम, ये सारा ताम झाम, ये सारा मेहनत सिर्फ आपके लिए है। आप ही सुझाव नहीं दीजिएगा। आपको सुझाव अगर हम नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर ये सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सुझाव के ऊपर निर्भर करता है। आप सजेस्ट कीजिएगा, उस सजेशन के ऊपर हम लोग विचार करेंगे और क्लास उसी के अनुसार चलेगी, है ना, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकें। क्लास की टाइमिंग और अन्य जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी। क्लास का जो कंप्लीट टाइमिंग होगा रेलवे एनटीपीसी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और झारखंड दरोगा के लिए और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसकी जो टाइमिंग है वो आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ हमारी क्लास को ज्वाइन करें और अपने सपनों की नौकरी की सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आपको पता चलेगा कि इस क्लास के अंदर जो क्वालिटी मिल रहा है, वो आपके जो ख्वाब है, आपका जो सपना है जहाँ गवर्नमेंट जॉब का, वो आपको पूरा मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आपने हमारे बारे जाना, हमारे अब थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए कि हम कब से पढ़ा रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाए। तो हज़ारों विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक पढ़ाने का अनुभव है। यानी हमें नॉलेज है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से। हज़ारों विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक पढ़ाने का हमारा अनुभव है ना। ये देखिए कि लगातार हो रहे हैं सरकारी नौकरियों में सफल एम्प्लॉयमेंट होम के छात्र और छात्राएं। यानी हम लोग आज से नहीं, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने बहुत सिलेक्शन दिया है, बहुत सिलेक्शन दिया है। तो हमें मालूम है कि आपको सिलेक्शन किस तरह से करवाना है और किस तरह से पढ़ाना है, हमें उसका पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जहाँ तक बात मेरी है, तो इस पढ़ाई और पढ़ाने के कारण, यानी जो मेरा पढ़ाने का जज्बा है, पढ़ाने का रुचि है, उसके वजह से झारखंड टैलेंट अवार्ड आप ही लोगों के वजह से, आप बच्चों के वजह से मुझे मिल चुका है ना। और यहाँ पे वो सारा कटआउट आप देख रहे हैं कि इतने सारे बच्चों को हम लोगों ने ऑफलाइन पढ़ाया है। यानी नॉलेज है पढ़ाने का, वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो पता है कि क्वालिटी क्या देना चाहिए, पढ़ाना कैसे चाहिए, किस तरह से कॉन्सेप्ट को डील करना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो उसको किस तरह से बताना चाहिए। और ये कुछ सिलेक्शंस हैं हमारे,
ये कुछ सिलेक्शंस है हमारे। अब तक 200 से अधिक सिलेक्शंस द एम्प्लॉयमेंट क्लास करवा चुका है, तो आपका भी सिलेक्शन द एम्प्लॉयमेंट क्लास करवा के ही रहेगा। बस साथ है आपको टिके रहने का, भटकने का नहीं। किसी भी पेड क्लास लेने से पहले जरूर हमारे कंटेंट को देखने का, हमारे मेहनत को देखने का। एक एक क्लास 8-8 घंटा का जाएगा, 7-7 घंटा का जाएगा। 12-13 क्वेश्चन के अंदर चैप्टर हमारा खत्म नहीं होता। हमारा चैप्टर उस वक्त खत्म होगा जब हम बोल देंगे कि देखो ये चैप्टर खत्म हो गया, अब किसी भी क्वेश्चन को उठाओ इस चैप्टर से, किसी भी बुक से उठाओ, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाओ, तुमको बन जाएगा। जब तुम देखोगे कि हाँ अब चैप्टर खत्म हो गया, अब हम किसी भी किताब से, किसी भी एप्लीकेशन से या किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा रहे हैं और वो क्वेश्चन में अब हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि तैयारी किस लेवल की हुई है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सिलेक्शन की तो गारंटी है भैया, सिलेक्शन की गारंटी है द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। उम्मीद है कि आपको कंप्लीट सिलेबस रेलवे ग्रुप डी का समझ में आया होगा। आपने देखा किस तरह से हमको पढ़ना है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। जो सिलेबस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये तो केवल टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक क्या है, यानी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, उसका डिस्कशन क्लास में होगा। बहुत जल्द मिलते हैं पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ। आप हमसे जुड़े रहें और हमारी आपको आशीर्वाद है, शुभकामना है कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। ये 2025 आपके लिए सफलता की कुंजियां लेकर के आए और आप 2025 में जो सफलता पाएं उसमें कहीं ना कहीं योगदान द एम्प्लॉयमेंट क्लास का हो, ऐसा हमारा आशा है। जय हिंद, जोहार झारखंड।